हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, ये जो आपका आज का वीडियो है, इसमें हमें देखना है आपके जो है इंडियन पॉलिटी का एक आपका टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि जो है पॉलिटी में देखेंगे तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, जो कि आपके भाग 2 का भाग है। और इस सीरीज जो हमारी टाइटल है पॉलिटी की, उसको दिया है ये टाइटल गागर में सागर भरने वाली सीरीज, यानी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। ये जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, 1 सेकंड का समय लगेगा। और ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट दिया जाता है ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए, तो देखिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितनी प्रकार की चीज़ें हैं। तो देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको नागरिकता प्राप्त करना होता है और एक आपको जो है त्यागना होता है। तो हम बात करें, जैसे अगर आपको नागरिकता लेनी है तो उसके जो है 5 रीजन हैं, यानी कि 5 प्रकार से आप ले सकते हैं। और अगर त्यागना चाहें, आप उन्हें छोड़ना चाहें, तो आपके लिए 3 बातें बताई गई हैं, 3 प्रकार से आप छोड़ सकते हैं। तो प्राप्त करने के लिए जन्म से जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपका जो है जन्म हुआ है भारत में, तो आपको बेसिकली है कि तत्काल जो है नागरिकता आपको मिल जाएगी, लेकिन कुछ शर्तें रहती हैं। क्या शर्तें रहती हैं? कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा है उसके माता पिता में से कोई जो है भारत का व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई विदेशी व्यक्ति है और उसका जन्म भारत में होता है तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक ना। और जो कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रहता हो, या तो वो रहते हों या उसके माता पिता या उसके कोई पूर्वज, ठीक है ना। और तो फिर ये चीज़ें हैं, उसको जन्म से नागरिकता मिल जाएगी। वंशाधिकार के, यानी कि वंश के आधार पर नागरिकता, ठीक है ना। तो वंश के आधार पर भी जो है नागरिकता दी जाती है। जैसे कि आपका जन्म से मतलब जन्म तो बच्चे का विदेश में हुआ है, परंतु जो उसके माता पिता हैं, ठीक ना, या कोई अभिभावक हैं, वो भारत में, उनका कोई भी एक जो है उनमें से भारत का निवासी होगा, तो वो आपको वंश के आधार पर भी नागरिकता मिल जाएगी, ठीक ना। और जो जन्म वाली है, जैसे कि अगर कोई किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में होता है, तो ठीक है ना, या वर्तमान में उनमें माता पिता में से दोनों भारतीय हैं या कोई भी है, तो उसको नागरिकता मिलती है। और एक है पंजीकरण के द्वारा। तो पंजीकरण के द्वारा कैसे? कोई भी विदेशी व्यक्ति है और वो भारत में आकर नागरिकता लेना चाहता है, तो उसको कम से कम जो है 5 साल भारत में रहना है और 1 साल पहले जो है आवेदन करना होगा भारत सरकार के पास। देशीकरण के द्वारा, तो जैसे कोई विदेशी है जो 10 साल से भारत में रह रहा है, ठीक ना, और उसने जो है अपना पासपोर्ट भी सबमिट कर दिया है कि मैं वहाँ का नागरिक नहीं रहना चाहता हूँ अब, तो वो भारत की नागरिकता उसको एक देशीकरण के माध्यम से दे दी जाती है। भूमि अर्जन के द्वारा, यदि कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, विदेशी क्षेत्र है, उसका अधिग्रहण भारत के क्षेत्र में विलय कर दिया जाता है। जैसे आपका सिक्किम का हुआ था, तो सिक्किम के सारे नागरिक जो है भारत के नागरिक बन चुके थे। तो इस प्रकार से जो है भूमि अर्जन या विलय के द्वारा भी नागरिकता मिलती है। चलिए, तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत की जो है संविधान हमें एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप देता है। आपके हम बात करें तो कई जगह, जैसे कि आपके जो है ब्रिटेन में, यूएसए में क्या है, तो आपकी जो है दोहरी नागरिकता दी जाती है। और वहीं स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहाँ पर जो है तिहरी नागरिकता दी जाती है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपकी, जैसे मैं बात करूँ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो जैसे भारत की नागरिकता हो गई आपके पास एक, लेकिन अब जो है आप जैसे यूपी में रह रहे हैं, एमपी में रह रहे हैं, तो वहाँ की अलग से नागरिकता आपको मिलेगी। तो ये होती है दोहरी नागरिकता। अब इसके अंदर आप यहाँ पर मंडल में रह रहे हैं, जिला में रह रहे, तो इस प्रकार से ये स्टेप वाइज बांट दिए जाते हैं। चलिए आगे देखिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे CAA भी कहते हैं, किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है ना। यानी कि जो 31 दिसंबर आपके जो है 2014 से पहले जो लोग भारत आ चुके हैं उनका सर्वे किया जाएगा बाकायदा। तो उनमें 6 संप्रदाय ऐड किए गए हैं, जिसमें आपके 1 सेकेंड, चलिए ओके है, तो जिसमें आपके देखिए 6 संप्रदाय कौन से हैं? हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई। इसमें जो है मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा। तो 6 समुदाय हैं, उनके जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो नागरिक होंगे, जो अभी अवैध रूप से भारत में प्रवासी बने हुए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। चलिए, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो परित्याग के द्वारा, पर्यावसन के द्वारा या वंचना के आधार पर। तो तीनों
जैसे मतलब परित्याग, या तो आप स्वतः ही त्याग करते हैं, परित्याग के आधार पर आपकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। और देखिए जैसे परित्याग के बारे में हम कुछ अगर आप डिटेल में भी चाहें तो आपको बता देते हैं। चलिए, परित्याग ऐसे के लिए आपकी पूर्ण रूप से इच्छा हो गई कि मुझे अब इस देश की नागरिकता त्यागनी है और मैं इस देश का नागरिक नहीं रहना चाहता हूं, तो आप जो है अपनी नागरिकता सबमिट कर सकते हैं कि मुझे अब जो है भारत का नागरिक नहीं रहना है, ठीक है ना। ये स्वेच्छा से होता है इस चीज़, ठीक है ना। और उसके बाद अब जो है आप अन्य देश की नागरिकता भी ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और पर्यायवसन क्या होता है कि नागरिकता से वंचन आपको मतलब जो है आपको पर्यावसन यानी कि यदि व्यक्ति भारत का नागरिक है या देशीकरण अथवा पंजीकरण के माध्यम से जो है भारत का नागरिक बना हुआ है और वो किसी तरह से जो है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, ठीक है ना, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। ये होता है आपका पर्यायवसन या नागरिकता का समापन, ठीक है ना। और परित्याग तो आपका यही है कि आपने जो है स्वेच्छा से अपनी नागरिकता जो है मतलब त्याग दी है, ठीक है। चलिए, और देखिए नागरिकता से वंचन क्या है, यदि व्यक्ति कोई मतलब ऐसा है जो 7 वर्ष से अज्ञात हो, जिसका कोई पता नहीं हो, या युद्ध के समय किसी शत्रु मित्र की सहायता करता है, ठीक है ना, या किसी त्रुटिपूर्ण ढंग से मतलब फर्जी कागजों से जो है भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, या संविधान के प्रति कोई निष्ठा नहीं दिखाता है कोई व्यक्ति, तो ऐसे कई रीजन हो सकते हैं, तो जिसके मतलब आधार पर उसको वंचित कर दिया जा सकता है। तो याद रखिए, ग्रहण तो हम 5 तरीके से करेंगे और त्याग 3 तरीके से करेंगे, परित्याग, पर्यायवसन और वंचना के आधार पर। चलिए, और भारत में लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि भारतीय लगातार बाहर रहने पर तो 7 वर्ष तक अगर आप भारत रहते हैं तो वंचना के आधार पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस जो हम 9 जनवरी को मनाते हैं, गांधी जी आपके साउथ अफ्रीका से जो है वापस लौटे थे, ठीक है ना, 1915 में। तो कितने समय अंतराल पर मनाते हैं हम, तो प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर जो है ये मनाया जाता है। इसके लिए आपकी एक LM सिंधवी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसने ये बनाने की जो है अनुशंसा की थी। चलिए आगे देखिएगा, और ये संविधान के कुछ आर्टिकल हैं वो भी देख लेते हैं। 5 से 11 तक आपके भाग 2 में नागरिकता है। तो आर्टिकल 5 क्या बताता है कि जो भारत के नागरिकता की परिभाषा, ठीक है ना, संविधान लागू के होने के समय जो है क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आपकी बताई जाती हैं। संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, इसमें वही कहा गया है कि जो भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक ना, उसके माता पिता में से कोई रहेगा। तो आपको कितना मतलब इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमारे लिए ये जानना है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 में बताया गया है। चलिए, इसके बाद आपका आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। शासन भाषा में कहें तो पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आने वाले हैं उन व्यक्तियों के बारे में जो नागरिकता प्रावधानित है वो है आपकी आर्टिकल 6 में। और इसमें कुछ नहीं, ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई एक तारीख दी गई थी कि 19 जुलाई 1948 के पहले यदि कोई आता है तो वो तो स्वाभाविक रूप से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद कोई आता है तो उसे जो है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी, और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के 6 माह पहले से वह भारत में रह रहा हो, ये चीज़ कही गई थी। 7वें में क्या क्या है कि जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति है जो 1 मार्च 1947 के बाद जो है भारत से पाकिस्तान जाने वाला कोई भारतीय व्यक्ति है, ठीक है ना, तो यदि वह पुनः भारत वापस आएगा, ठीक है ना, तो उसे ठीक उसी प्रकार नागरिकता मिलेगी जैसे कि 19 जुलाई 1948 वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिल रही थी। आर्टिकल 8 क्या कहता है आपका कि भारत के जो है भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता के अधिकार जो कि भारत के बाहर रह रहे हैं, यानी कि भारत के बाहर रहने वाले नागरिक हैं जो भारतीय उद्भव के व्यक्ति हैं, उनके बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। और आर्टिकल 9 क्या कहता है, वह व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है और उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त, यानी कि वह व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त मान ली जाएगी। यह 9 में बताया गया है। 10वें में नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतर की जो भारत का नागरिक हो उसे क्या अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना, ये आपका आर्टिकल 10 बताता है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ जो है भारतीय नागरिकों को विशेष रूप से अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि आपका विदेशियों की बात करें तो विदेशियों के लिए आपका आर्टिकल 15 जिसमें धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग आदि के आधार पर अवसर की समानता है वो नहीं मिलता है, और आर्टिकल 15 नहीं मिलता है। आर्टिकल 16 नहीं मिलता है विदेशियों के लिए कि समान अवसर और लोक नियोजन की समानता, ये नहीं दिया जाता है। और आर्टिकल 19,
तो ये 3 आर्टिकल कुछ ऐसे हैं जैसे स्वतंत्रता के अधिकार वो विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। और 11 में क्या कहा गया कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, यानी कि संसद चाहे तो किसी भी मतलब यानी कि नागरिकता के लिए कोई भी विधि बना सकती है। जैसे आपका एक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आता है, फिर 2003 में भी आता है, 2004 और अभी आपका 2019 में भी ये आया हुआ था। तो आर्टिकल 11 में ये बात कही गई है। आपकी लक्ष्मीमल सिंघवी जो हमने आपको बताया था, LM सिंघवी की समिति ने जो है किससे संबंधित है, ये आपकी जो है दोहरी नागरिकता से संबंधित है। और किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट लिया है हमने ब्रिटेन से लिया है, USA में आपकी ड्यूअल सिटीजनशिप है और स्विट्जरलैंड में आपकी तहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो PIO कार्ड धारक हैं भारत में कृषि भूमि या जो प्लांटेशन भूमि है वो नहीं खरीद सकते हैं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, तीनों चीज़ें, जिसमें हम NRI आपके जो है नॉन रेजिडेंस इंडियन के बारे में जानेंगे, जो PIO आपके होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और जो विदेशी नागरिक होते हैं OCI जिन्हें हम कहते हैं वो आपके होते हैं ओवरसीज़ इंडियन, ठीक है ना, ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए परिभाषा क्या है, सबसे पहले जो NRI होते हैं वो क्या होते हैं, भारतीय नागरिक जो कि साधारणतया भारत के बाहर निवास करते हैं लेकिन भारत के जो है पासपोर्ट धारक होते हैं, भारत के नागरिक हैं, ठीक है ना। और PIO क्या कहलाते हैं, जो आपके भारतीय मूल के व्यक्ति हैं तो स्वयं या उसका कोई भी पूर्वज भारतीय नागरिक उस रहा हो व वर्तमान में जो है अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो जिसका वो पासपोर्ट धारक होगा। तो भारतीय मूल के व्यक्ति आपने सुना होगा, जैसे आपके अमेरिका में अभी जो हैं उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, वो आपके तमिलनाडु के एक आई थिंक तिरुचिरापल्ली कोई ऐसा गांव है उनका, तमिलनाडु का पड़ता है, तो वहाँ की वो उनके पूर्वज रहे हैं, तो इस प्रकार से वो कहलाते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। आप कई बार देखते होंगे कई बड़े बड़े पदों पर जो है विदेशों में वो ग्रहण करते हैं, तब हमें सुनने को मिलता है। OCI क्या होते हैं, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा भारतीय अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत भी हो यहाँ की नागरिकता में, तो वो होता है OCI। तो भारतीय नागरिकता मतलब इनको जो NRI हैं उनके पास होती है, लेकिन जो आपके PIO हैं भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर ये अप्लाई कर सकते हैं। और जो OCI हैं संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो कि स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग है, तो वो आपका OCI कहलाएगा। और प्राप्त होने के लाभ क्या हैं, सभी लाभ जो कि सामान्यतः भारतीय नागरिकों को मिलते हैं वो NRI को भी दिए जाते हैं, कोई भी विशेष लाभ इन्हें नहीं होता है, लेकिन जो आपके OCI हैं उन्हें कुछ चीज़ों में लाभ दिया जाता है। इनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये नागरिक ही हैं, इनको वीज़ा PIO को लेना पड़ता है और जीवन भर बिना वीज़ा के ये आ जा सकते हैं आपके OCI। इन्हें हम समुद्र पारीय नागरिकता भी कहते हैं। मताधिकार तो NRI मत दे सकते हैं, आपके PIO और OCI जो है ये मत नहीं दे सकते हैं। और LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की हुई थी। तो ये था आपका भाग 2 अनुच्छेद, जिसमें हमने 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और एक काम जरूर किया करें, कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।